हेलो फ्रेंड्स, तो यूपी टेट 2018 के पेपर में यहाँ पर हम लैंग्वेज सेकंड जो कि संस्कृत है ना, इसको लेकर बात करेंगे। और इससे पहले जो अदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है ना, हिंदी और इसके अदर पार्ट्स भी हमने डाल रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा टारगेट केवल ये है कि संस्कृत में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आने वाले मतलब जितने भी वीडियोस रहेंगे पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उन सब को मेरा टारगेट है आपको दिखाना। उस बेस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, है ना। और अपने आप को जांचते रहें कितना आप तैयार हैं यूपी टेट के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ड का उच्चारण स्थान, तो देखिए हिंदी और संस्कृत में काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं एक जैसे लगभग, ठीक है। तो ड का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक है। अब जैसे इसको सूत्र से अगर याद करें तो संस्कृत में सूत्र होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, है ना। तो यहाँ पर इसमें जैसे ट वर्ग है तो ट ठ ड ढ ढ़ ये पांचों वर्ण आते हैं, ठीक है। तो मूर्धा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चौरभयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुष समास तो पूछा ही गया है कि समास बता के विभक्ति पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फिलहाल समास के अंदर विभक्ति कौन सी है प्राइमरी लेवल में कभी कदार ही बनते हैं, बाकी जूनियर वाले में जो है 6 to 8 में उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर चौरभयम है ना, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है, चौरात प्लस भयम, ठीक है। और समास विग्रह के बाद समास होने से जिस विभक्ति का लोप होता है और उसी विभक्ति के नाम पर उस समास का भी नाम पड़ता है, ठीक है। पंचमी विभक्ति है तो पंचमी, षष्ठी है तो षष्ठी, है ना, द्वितीय है तो द्वितीय विभक्ति, तो ऐसे नाम पड़ते हैं, है ना। तो हिंदी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर सारा दिया गया है। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं पितृ शब्द के, ठीक है। इसके रूप पूछे जाते हैं लगभग हर बार, मतलब इस अगर रूप में क्वेश्चन आता है तो इसी से आता है लगभग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो पितृवर्ण है, ठीक है, मतलब पितृ शब्द है, इसके ऋकारांत पुल्लिंग में आता है, इसके रूप आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर द्वितीय बहुवचन बनेगा, ठीक है। अब द्वितीय बहुवचन में ये है, और यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ये चीज़ गौर करने वाली होती है, कई लोग गौर नहीं करते। यहाँ पर पी और ता में देखिए डबल र ऐसे लगा हुआ है, उसके बाद ना लग के हलंत लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें अंतर क्या होता है, मान लीजिए प्राइमरी लेवल का है, जूनियर में 6 to 8 में क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन ऐसे ही नाम के दे देते हैं, और किसी में एक र लगा के देते हैं, किसी में दो। और क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर द्वितीय बहुवचन और जो यहाँ पर ये वाली विभक्ति है, ठीक है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में आएगा बहुवचन में। तो ये क्योंकि पितृणाम है, ठीक है, यहाँ पर भी डबल री की मात्रा होती है, ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है पूछने में। नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन, आपके देखिए विभक्तियाँ जो हैं रूप हैं ये याद होने चाहिए, इससे आपके 2-3 नंबर तो 100% पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो विभक्ति और वचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है नदी, नद्यो, नद्याः, नद्याः, नद्यो, नदीनाम, है ना। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया है, गिनतियों से क्वेश्चन आ जाता है लगभग हर बार, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपकी गिनतियाँ हैं संस्कृत वाली। षण्णवति हिंदी संख्या का बोधक है, तो षण्णवति किसका, 96, ये क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है 96, ठीक है। अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं 66 है ना, तो 66 आपको पता है, 67 पता है, 36 पता है। इनको कैसे कैसे संस्कृत में लिखा गया है, यहाँ पर षट षष्ठी है ना, और 67 को सप्त षष्ठी और 36 को षट त्रिंशत् बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार और पुरुष और वचन पूछा गया है ना। भवत में लकार, पुरुष और वचन, तो लकार आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस में आपके 5 लकार है ना, और उन सब में क्या क्या वचन कौन कौन से आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लोट लकार का होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन का होता है। यहाँ पर लोट लकार के सारे दिए गए हैं, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवा भवाम। फिर चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पेपर को देखकर आगे कैसे तैयारी की जाए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सर्वनाम शब्द नहीं है, तो सर्वनाम शब्द यहाँ पर पूछा गया है यूयम, तो और तस्मय, ये सर्वनाम है, जबकि अपि क्या है, अव्यय शब्द होता है, अपि मतलब भी होता है। फिर है स्वास्थ्य, स्वस्थ पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करी गई है। फिर है कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो ये तो जनरल नॉलेज से समझ लीजिए है, ये तो सबको पता होना चाहिए। कादम्बरी बाणभट्ट की है ना। बाकी और भी सारे आपको धीरे धीरे याद करते रहिए। कादम्बरी है बाणभट्ट की। उत्तराचरितम जो है ये भवभूत जी की है। दूत वाक्यम किसकी, महाभाष भास जी की है। और रत्नावली किसकी है, श्री हर्ष की है ना। नागानंद रत्नावली ये किसकी, हर्ष जी की हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित, काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी और पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको इनके महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक अलग अलग पता होने चाहिए। इनकी ये 7 जो रचनाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 2 इनके महाकाव्य, फिलहाल ऑप्शन आपका 6 है क्योंकि नाटक पूछा गया है, जबकि कुमार संभवम और रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभवम और रघुवंशम इनके क्या हैं, महाकाव्य हैं। अब ये कैसे आपको याद रखना है, जैसे रघुवंश, रघु जी को तो आपको पता होगा, राम जी का, इसमें राम जी का वर्णन किया गया है, और कुमार संभवम में शिव जी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये 2 महाकाव्य हैं। बाकी खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत हैं इनके खंड काव्य। नाटक में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर नाटक पूछा गया था, तो नाटक कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि आपने हिंदी में पढ़ रखी है, संस्कृत में लगभग, अब सूत्र इसमें थोड़ा सा याद करने पड़ते हैं। तो व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर सा होगा, ठीक है, और सज्जन, सी वाला। अब इसका विलोम क्या होगा, सद प्लस जन होता है, ठीक है। सूत्र इसमें कौन सा, स्तोह चुनाश्चु सूत्र प्रयोग किया गया है। व्यंजन संधि का काफ़ी फेमस फॉर्मूला है ये। उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम शब्द है, तो जैसा कि आपको पता है 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन सा प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वयम, ठीक है। तो पुरुष 3 प्रकार के हैं, तो देखिए तीनों के नाम भी दिए गए हैं और उनके उदाहरण। नेक्स्ट है घ्री धातु में 3 प्रत्यय, प्रत्यय से एक क्वेश्चन 100% आता ही है यूपी टेट में, तो आपको प्रत्यय जो कि सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको प्रत्यय पता होने चाहिए। अब ये प्रत्यय भाई जो संस्कृत पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन हिंदी जो केवल पढ़े होंगे इनके प्रत्यय हिंदी जैसे प्रत्यय नहीं होते, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो घ्री धातु में 3 प्रत्यय का प्रयोग करने पर रूप बनता है, ठीक है। 3 प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि इसमें क्या है, ना की जो है मतलब ना का लोप होता है ना, और बचता क्या है, ती बचता है, ठीक। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, जो छंद आपको पता होगा ना, तो छंद भाई किस में होते हैं, गद्य में तो होते नहीं, ना तो व्याकरण में ना तो कथा में। तो नाम से ही पता चल रहा है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किससे संबंधित होगी, पद्य से संबंधित होगी। शुद्ध वाक्य यहाँ पर पूछा गया है। अब संस्कृत में आपको उच्चारण अगर करना, मतलब उसका वाक्य बनाना आता है, ट्रांसलेट करना जिसको बोलते हैं ना, तो आप शुद्ध वाक्य आसानी से पहचान जाएंगे। देखिए जिस किस लैंग्वेज संस्कृत होती है और 10th 12th तक अगर संस्कृत पढ़ी है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो लोग क्लास 8 तक पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं संस्कृत उनको प्रॉब्लम होती है। तो मेरा टारगेट है कि आपको पेपर दिखाना है यहाँ पर केवल और केवल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, त्वम गृहम गच्छसि, क्योंकि यहाँ पर त्वम मध्यम पुरुष यूज हुआ है और गच्छसि है ना, तो यहाँ जैसा कि यहाँ पर ये प्रयोग होगा ना मध्यम पुरुष, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर इसकी क्रिया धातु भी प्रयोग होगी। नेक्स्ट है वने अपि पदे का संधि, वने अपि में संधि पूछी गई है, तो यहाँ पर संधि कौन सी है, पूर्व रूप संधि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूर्व रूप मतलब पूर्व का पूर्व जैसा हो जाना, तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है वने अपि में,
है ना, सुबंत और तिगंत को लेकर एंग पदांतांदत, ये इसका सूत्र है। ठीक, जब क्या बताया गया है, यदि अंत में ए या ओ हो, ठीक है। अब यहाँ पर वने में ए, देखिए ए प्रयोग किया गया है, ए के बाद आए आता क्या है, आ आता है, ठीक है, वने अपि। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आ जो होता है ए में मिल जाता है, मतलब ये पहले वाले में, पूर्व वाले में मिल जाता है, तो वने अपि, और ये आ का क्या बन जाता है, अवग्रह बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये रूल होता है यहाँ पर। नीति मार्ग के न परिलिंग्यंती, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो नीति मार्ग कुलीना न परिलिंग्यति, सी वाला विकल्प सही होगा। तत्रैव, अब यहाँ पर देखिए तत्रैव में संधि पूछी गई है, तो संधि पूछी गई यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब वृद्धि संधि का सूत्र पूछ लेते हैं अक्सर कि कौन सी संधि का क्या सूत्र होता है, तो वृद्धि रेच यहाँ पर सूत्र है, और इसका नियम क्या होता है, अ या आ के बाद ए ऐ हो, जब ए ऐ हो होता है तो दोनों का ऐ हो जाता है, ठीक है। तो आ ऐ के बाद या ओ या औ हो तो औ हो जाता है, तो मतलब अ या आ के बाद ए ऐ या ओ औ होने पर क्या बनता है, ऐ बनता है और ओ बनता है, तो इन दोनों के बनने पर आपका वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता है। संस्कृत में अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो संस्कृत में जो अयोग वाह होते हैं उनकी संख्या होती है 4 होती है, ठीक है। एक अनुस्वार विसर्ग तो आपको पता ही होगा ये दोनों चीज़ें, लेकिन जिह्वामूलीय और उपध्मानीय, ठीक है, ये भी 2 होते हैं, मतलब जीवामूलीय, उपध्मानीय और ये अनुनासिक, ठीक, ये अयोगवाह होते हैं, मतलब इनका योग नहीं किया जाता वर्णमाला में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपम में समास है, तो अनुरूपम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि पहला शब्द अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा होता है। नेक्स्ट है कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता, ह्रस्व स्वर नहीं है वो पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी वाला है ओ, ये ह्रस्व स्वर नहीं होता, बाकी सारे होते हैं संस्कृत में। नेक्स्ट है सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति प्रयोग करी गई है। बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद बालको प्लस अपि होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि औ की जगह औ और आ यहाँ पर प्रयोग हुआ है और आयादि संधि का ये उदाहरण है, ठीक है, इसलिए आव यूज हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो है आव है ना, औ को आव हो जाता है यहाँ पर। फिर बगुले को संस्कृत में कहते क्या हैं, तो जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनके एक आध नाम पूछ लिए जाते हैं, लगभग हर बार पूछा जाता है एक नाम संस्कृत में। तो बगुले को बकह कहा जाता है ना, और बाकी आपको चटका पता होता, चिड़िया, कपोता कबूतर, है ना, काका कौआ, यहाँ पर नीचे सारे दिए गए हैं। हरिये क्रुध्यति में हरिये में कौन सा कारक है, तो कारक से भी एक क्वेश्चन लगभग बन ही जाता है संस्कृत में भी, और हिंदी में तो आपको पता ही होगा, हिंदी के भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ है, ठीक है, हरिये में संप्रदान कारक प्रयोग में हुआ है। फिर है, क्योंकि यहाँ पर क्रोध होने की बात हो रही है ना, तो जहाँ पर क्रोध होने की बात आती है, या ईर्ष्या या द्वेष, तो यहाँ पर होता है आपका संप्रदान कारक। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर देखिए षष्ठी बहुवचन रूप पूछा गया है अस्मद का, तो यहाँ पर न, मतलब इसके 2 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें नह वाला सही होगा, ठीक है, षष्ठी का बहुवचन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया गया है षष्ठी का बहुवचन ये वाला था, ठीक है, इसमें कोई भी पूछा जा सकता है। रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन, तो इस वर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा ये रूप और लकार पूछे गए थे, ठीक है, लगभग 6-7 नंबर के। तो रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर रमाए होगा, चतुर्थी एक वचन। तो देखिए ज़्यादातर एक वचन वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन रमाए होगा, ठीक है।
बाकी पूछे जाते हैं, लेकिन एक वचन वालों की संख्या पूछने में ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर पितृ शब्द का फिर पूछा गया है, तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? सप्तमी एक वचन देखिए सबसे नीचे होगा पितरी, है ना, ये वाला है सप्तमी एक वचन। तो ये आपको रटे होने चाहिए, कैसे रटना है ये आप खुद तय करें, कैसे आपको याद करना है। एक प्रत्याहार, प्रत्याहार आपको पता होनी चाहिए संस्कृत वर्णमाला में क्या होते हैं, है ना। तो प्रत्याहार जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, क्वेश्चन लगभग आ जाता है। जो माहेश्वर सूत्र होते हैं ना, उनसे कैसे प्रत्याहार बनते हैं आपको ये बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं कौन कौन से आते हैं? यू रेली, ठीक है। तो यू रेली क के बाद जो का ये, क्योंकि ये का होता है ना, हलंत्य वर्ण है, हलंत्यम है, तो यहाँ पर ये वाले होंगे इसके अंतर्गत आने वाले। माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी गई है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहा है, 14, है ना। और जो महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की संख्या उन्होंने 14 बताई। अब यहाँ पर सारे सूत्र दिए गए हैं, अयुण ऋलिक, है ना, इनको नाम आप पढ़ सकते हैं। तो संस्कृत का पार्ट यहाँ पर होता है फिनिश। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।